उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति भारतीय चुनावी राजनीति को खासा प्रभावित करती है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प हो जाता है कि दिल्ली का रास्ता या दिल्ली की मंजिल कितनी आसान और कितने दिन तक सुरक्षित रहेगी। राजनीतिक गलियारों में यह वाक्य भी चर्चित रहा है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता पटना और लखनऊ होकर गुजरता है। इस लिहाज से भी ये चुनाव अहम होते हैं। सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि मेरे जैसे तमाम लोग जो प्राथमिक तौर पर किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हैं, जो प्राथमिक तौर पर किसी चुनाव में प्रत्यक्ष तौर पर उनकी कोई भागीदारी नहीं है, एक बहुत बड़ा तबका ऐसे लोगों का है जो सीधे तौर पर यह तो समझते हैं कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो एक विचार है, जो दक्षिणपंथी विचार है, जो संविधान विरोधी, सामाजिक न्याय विरोधी, लोकतंत्र विरोधी है, जिसकी बुनियाद में उनका एजेंडा ही ऐसा है कि वो भारत की बहुलता को सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर जितनी पहचान है उनको दमित करने का काम करते हैं और एक खास तरह की उच्च वर्ग, उच्च वर्ण, पुरुष, हिंदू, शहरी, इस तरह का जो खांचा बनता है उसकी हेजेमनी को बनाए रखना चाहते हैं, उसके वर्चस्व को बनाए रखना चाहते हैं। तो पहली बात इस चुनाव के संदर्भ में मैं अपनी यह स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि तमाम साथियों के मैसेज, तमाम साथियों के फोन कॉल, तमाम साथियों की ये सवाल थे कि आप किसको समर्थन करेंगे। मेरा समर्थन उस विचार को हराने वाले लोगों के साथ है। ये मेरा पहला स्टैंड है, ये पहली मेरी प्राथमिकता है कि अगर बिहार में वे ताकतें चुनाव हारें जिनको मैं संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, सामाजिक न्याय विरोधी प्राथमिक तौर पर देखता हूं, जिनकी सरकारों ने पिछले कई वर्षों के भीतर जिस तरह की रणनीति के तहत सरकार चलाई है, चाहे वो बिहार की सरकार हो, चाहे वो यूपी की सरकार हो और इवन दिल्ली की कुर्सी पर बैठे लोग हों, तो मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी यह है कि मैं उन्हें अपदस्थ करने की बात कहूं। इसलिए मैं उनके विरोध में खड़ा हूं और यह मेरी एक सामाजिक जिम्मेदारी है। अगर मैं दिल्ली में बैठकर कोई बात कह रहा हूं और उसे 100 लोग भी सुनते हैं, तो उन 100 लोगों तक ये मेरी बात स्पष्ट है कि मैं क्या नहीं चाहता हूं। और मेरे जैसे अनगिनत लोग इस देश में हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं। वे चाहते हैं कि ये सरकारें हारें जो इस देश में सांप्रदायिक हिंसा करती हैं, जिन्होंने लिंचिंग की है, जिन्होंने इस देश को धर्म के नाम पर जहर घोलने का काम किया है, जिन्होंने सारे सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में बेचा है, जिन्होंने बेरोजगारी को चरम पर पहुंचाया है, जिन्होंने बिहार के विशेष संदर्भ में बात करें तो चुनावी लोकतंत्र का गला घोट करके उस मैंडेट के खिलाफ जाकर के जो उन्हें मिला था बीजेपी के खिलाफ, वो फिर बीजेपी के साथ खड़े हो गए। मेरी मंशा, मेरी हार्दिक इच्छा ये रहेगी कि वे ताकतें चुनाव हारें। ये पहली बात है। और दूसरी बात कि जब हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के बतौर विचार करते हैं, सांस्कृतिक आंदोलन की बातें करते हैं, रोज इन्हीं मंचों से करते हैं ना। हम फेसबुक पर सीरीज चलाते हैं, सामाजिक न्याय की पाठशाला, लोग उसे पूरे देश में देखते हैं, सराहना करते हैं और उनमें हम एक वैचारिक स्पष्टता के साथ तेवर रखते हैं कि इस देश में आज के तारीख में कोई भी राजनीतिक दल वह नैतिक साहस नहीं रखा है जो अंबेडकर और लोहिया के सपनों को अक्षरशः पालन करने का दावा करता हो। तो हम जब सामाजिक मंचों से
सांस्कृतिक मंचों से, बौद्धिक मंचों से अपनी बात रखते हैं, तो हम पर्याप्त पक्षधरता, स्पष्ट पक्षधरता के साथ कहते हैं कि इस देश में सामाजिक न्याय की सरकार होनी चाहिए। और वह सामाजिक न्याय का अर्थ हमारे लिए क्या है? सामाजिक न्याय का सीधा सीधा अर्थ है आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय का सीधा सीधा अर्थ है लैंगिक न्याय। सामाजिक न्याय का सवाल हम जब बोलते हैं तो वह आरक्षण तक सीमित नहीं होता। सामाजिक न्याय का सवाल जमीन की हिस्सेदारी से जुड़ता है। सामाजिक न्याय का सवाल लैंड रिफॉर्म से जुड़ता है। सामाजिक न्याय का सवाल विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों से लेकर एक ग्रुप डी के कर्मचारियों में भी आरक्षण के प्रावधानों को पूरी तरीके से लागू करने के सवाल से जुड़ता है। सामाजिक न्याय का सवाल लैंगिक बराबरी का न्याय से जुड़ता है। संसाधनों और अवसरों के समान वितरण से जुड़ता है। इसलिए हम ज्यादा रेडिकल होकर के एक अपेक्षा रखते हैं, एक आदर्श रचते हैं कि ऐसी सरकार, ऐसी राजनीति, ऐसे दल सामने आए जो सीधे सीधे इस काम को करें। इसलिए हम जब सामाजिक मंचों पर बोलते हैं, हम सार्वजनिक मंचों पर बोलते हैं, सांस्कृतिक मंचों पर बोलते हैं, तो हम एक रेडिकल लाइन लेते हैं। लेकिन जैसे ही हमें पक्ष चुनना होगा कि चुनाव लड़ने के दौर में कौन है खड़ा, तो हमें फिर इस मोर्चे पर आकर के जब मूल्यांकन और विश्लेषण करना पड़ता है, तो हम ये देखते हैं कि इस मोर्चे पर तो कोई दल नहीं टिक रहा। तो एक सवाल मेरा आपसे है, यह सवाल यह है कि चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। मेरे आदर्श की बात करेंगे, मेरे सपनों के चुनाव की बात करेंगे, सामाजिक न्याय के सपनों के चुनाव की बात करेंगे, तो मैं तो अभी भी ये कहूंगा कि यह चुनाव जाति जनगणना पर होना चाहिए था। यह चुनाव भूमि के समान वितरण और पुनर्वितरण के सवाल पर होना चाहिए था। यह सवाल शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर होना चाहिए था। यह सवाल इस बात पर होना चाहिए था कि हम फूले अम्बेडकर पेरियार के सपनों का भारत बनाएंगे। पूरी तरीके से यह चुनाव इस पर निर्भर नहीं है, लेकिन जब हम विश्लेषण करते हैं तो देखते हैं कि आज भी चुनावी राजनीति की कुछ दिक्कतें हैं, जिनके दबाव में सामाजिक न्याय के हिमायती राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीतियां कमोबेश समझौता परस्त नजर आती हैं। यह एक चुनौती है हमारे सामने कि हम जिस सामाजिक न्याय की किताबों के जरिए, विचार के जरिए, सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन के जरिए जो ख्वाब देखते हैं, सच कहें तो वह ख्वाब तो सीधे सीधे कहीं नहीं दिखता। जब ऐसा समय आता है तो मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि फिर आप क्या करेंगे। मैं बिहार के उन साथियों को भी जानता हूं जो बहुत कर्मठ हैं, जो बहुत जुझारू हैं, वैचारिक तौर पर बेहद स्पष्ट हैं और वो एक अच्छा ख्वाब देखते हैं, वह भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कई बार यह समझ में आता है कि हमारी राजनीति की दिक्कत उनके ऊपर हावी है और हम बहुत बड़े शोर की गिरफ्त में हैं। बहुत बड़े बड़े चेहरे हमारे सामने आते हैं, 2 दल 3 दल इतने महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि बाकी उम्मीदवार जो शायद बहुत बेहतर है उनकी चर्चा ही नहीं हो पाती। यह पूरी राजनीति की दिक्कत है। पूरे भारतीय राजनीति का वर्तमान दौर शोर का दौर है। बहुत बड़े तबके में अगर आप बहुत बड़ी डिबेट खड़ा करें, क्योंकि डिबेट कैसे हो रही है, मीडिया में किसके भाषण का लाइव टेलीकास्ट चलता है, मीडिया में किसकी लहर दिखाई जाती है, यह सब तो आप जानते हैं। तो उन उम्मीदवारों को हम चाहकर भी यह समझते हुए मदद नहीं कर पाते, क्योंकि अगर हम उन्हें समर्थन करेंगे भी तो शायद वो चुनाव न जीत पाए, क्योंकि उस शोर में वो कहीं नहीं है और हमारी जनता बहुत बड़े तबके पर बाइपोलर हो चुकी होती है। तो जब चुनाव बाइपोलर नजर आने लगे, ऐसे वक्त में हम जैसे लोग क्या अपील करेंगे? हम जैसे लोग ये अपील करेंगे कि उनमें यह देखना पड़ेगा कि न्यूनतम तौर पर कौन ऐसी जगह पर खड़ा है चुनावी राजनीति में। खास तौर पर ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, चुनावी राजनीति में जो उन ताकतों को कम से कम सत्ता से बेदखल करे जो सबसे बड़े खतरे हमारे सामने पैदा कर रहे हैं, जो हमारे वजूद को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे दौर में चुनावी मुश्किल अगर आपको यह निर्णय लेने पर मजबूर करे कि भाई महागठबंधन के
एक दल ने, जो सबसे प्रमुख दल है, जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, उसने तो भाई वह भाषा छोड़ दी जो सामाजिक न्याय की भाषा थी। तो हम कैसे उसके साथ खड़े हो जाएं? वामपंथी दलों के बहुत हिमायती लोगों ने कहा कि ये तो उनके साथ खड़े हो गए जो उनके वैचारिक विरोधी थे, तो हम कैसे वामपंथी होने के बाद उनका साथ दें? ये सवाल उभरने लगे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता, सांस्कृतिक कार्यकर्ता के बतौर कहूंगा, तो मैं तो यह सवाल जरूर उठाऊंगा कि आपकी भाषा बदल गई है, आप मुद्दों को थोड़ा बदल चुके हैं, या कुछ मुद्दों पर आप चुप हो गए। लेकिन जो चुनावी राजनीति है, अगर उसके तहत मैं ये जाकर के कहूं लोगों से कि आप नोटा दबाएं, आप उस उम्मीदवार को वोट दें जो बहुत वैचारिक रूप से ताकतवर है, लेकिन शायद वो नहीं जीत पाएगा, तो उस वोट के अंतिम परिणाम किसके पक्ष में जाएंगे? जो ईवीएम हैक करता है। यह अंतिम परिणाम नोटा के, यह अंतिम परिणाम उस उम्मीदवार के जो वैचारिक तौर पर बहुत मजबूत है लेकिन उसको वोट कम मिलने वाले, वो जीतने की स्थिति में नहीं है। चुनाव हार जीत का खेल है, यह सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन नहीं है, इसलिए यह बिल्कुल अलगाने की जरूरत है। यही बात मैं आपसे साझा करने आया हूं। हम सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति की बात करते थे, और जब तक किसी चुनावी दल में हमारे जैसे लोग शामिल नहीं होंगे, वो अपने अपने मंचों से चुनाव बीतने के बाद भी वह काम करेंगे, क्योंकि वो सामाजिक परिवर्तन का काम है, वो सांस्कृतिक परिवर्तन का काम है, और वो चलता रहेगा, और वही स्थायी काम है, वही स्थिर काम है। लेकिन अगर हम इसके दबाव में नोटा की तरफ लोगों को उन्मुख करेंगे, अगर हम इसके दबाव में उन प्रत्याशियों के पक्ष में खड़े हो जाएंगे जो शायद चुनाव हार जीत के प्रभाव से, कि गणित से बाहर है, तो फिर अंततः यह तो उन्हीं के पक्ष में जाएगा जो ईवीएम के हैक करने वाले आरोप के दोषी हैं, जिनका मीडिया चाटुकार है, जिनको कारपोरेट फंडिंग हो रही है, जिनके 25 से 30 हेलीकॉप्टर रोज बिहार में दौड़ रहे हैं। यह एक सवाल मेरा है। इसलिए चुनावी राजनीति को चुनावी खांचे में देखना होगा। चुनाव में हार जीत लोकतंत्र की उसी मुश्किल के साथ है, उसी सीमा के साथ है। जिसको वोट ज्यादा मिलेंगे वो जीतेगा, जिसको कम मिलेंगे वो हारेगा। इस गणित से आपको ये बात देखनी होगी। और अंतिम बात, अगर हम इस पूरी बात का विश्लेषण करेंगे तो हम ये देखते हैं कि सबसे बड़ा खतरा कौन है, और उस बड़े खतरे को कौन हमको हराने के लिए तैयार दिखता है। तो चुनावी राजनीति में वोट डालने के आधार पर बनने वाले लोकतंत्र में हम उनके पक्ष में खड़े होते हैं कि भाई किसी तरह ये ताकतें हारे, जो संविधान विरोधी है मुखर तौर पर, जो सामाजिक न्याय विरोधी है, तमाम तरह विरोधी। तो उस आधार पर हम इनका विश्लेषण करते हैं। और आखिरी बात, अंत में जाकर के जब चुनना आपको है तो फिर आप ये सवाल तो पूछेंगे ना कि किसका विजन क्या है। कौन बिहार में जाने के बाद 370 की याद दिलाने लगा। आज मैं बड़ी उम्मीद से यह भाषण सुन रहा था महान प्रधानमंत्री जी का, और मुझे देखकर अफसोस हुआ कि टेलीप्रॉम्प्टर से भोजपुरी भाषा पढ़ करके वो लुभाने गए। टेलीप्रॉम्प्टर, जिस पे भाषण पढ़ करके बोला जाता है, जो भोजपुरी भाषा भाषियों के सामने जाकर कहते हैं कि ये लोग आएंगे तो 370 हटा देंगे। क्या बिहार का मुख्यमंत्री अगर कोई बदल जाता है, जो गैर भाजपाई आ जाता है, तो वो क्या 370 हटा देगा? वो जाकर वहां कहते हैं कि पुलवामा के शहीदों की बात, पुलवामा पर आप लोकसभा चुनाव लड़ चुके, आप पुलवामा पर चुनाव लड़ रहे। वैक्सीन को फ्री में हम बिहार के लोगों को देंगे। फिर बिहार के लोगों को ही क्यों, फिर यूपी के लोगों को वो फ्री वैक्सीन क्या 2022 में मिलेगी? पंजाब में 2022 में मिलेंगी, कलकत्ता बंगाल में 2021 में मिलेगी। यानी आपके मुद्दे क्या रहे? यूपी का एक मुख्यमंत्री मठाधीश अजय सिंह विष्ट वहां जाकर कहता है कि भोजपुर के लोग जाकर के कश्मीर में जमीन खरीद लेंगे, हमने वो काम किया है। तब मैं जब इस विश्लेषण पे आता हूं तो देखता हूं कि कोई है जो शिक्षा और रोजगार के सवाल को उठा रहा है, तो न्यूनतम सहमति तो यहां बन सकती है। ये मेरा सवाल है आपसे, और मेरी पक्षधरता यह है कि हम न्यूनतम सहमति पर जाएं। हम क्यों इस बात को पूछें कि किसका अतीत क्या है अतीत। हम जब सामाजिक मंचों पर होंगे, सांस्कृतिक मंचों पर होंगे, इसका भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन अगर भाकपा मान ले, कम्युनिस्ट पार्टियां एकजुट होकर के एक ऐसा गठबंधन बना रही हैं जिनके अधिकांश एजेंडे से हम सहमत हैं, अधिकांश कई एजेंडे ऐसे भी होंगे जिनसे हम सहमत नहीं होंगे। मसलन उम्मीदवारों को टिकट देने से लेकर के तमाम ऐसी बातें जिनसे शायद हम सहमत न हो, लेकिन एक बड़े खतरे को देख करके हमें यह लगता है कि अगर ये फिर सत्ता में ना आए तो फिर चुनावी राजनीति का असर क्या होगा।
फिर उन ताकतों से लड़ने का क्या है? कम से कम वे ताकतें सत्ता में रहे जिनसे कल को हम लड़ भी सकते हैं, जिनसे कल को हम मुखर होकर के सवाल पूछ सकते हैं। हेमंत सोरेन से हम सवाल पूछते हैं कि आदिवासियों पर आपको ये स्टैंड लेना चाहिए, और हेमंत सोरेन वो स्टैंड लेते हुए नजर आते हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल अगर गलती करते हैं, अगर तमाम सरकारें गलतियां करती हैं, तो हम उनसे सवाल पूछते हैं, हम उनके खिलाफ खड़े होते हैं कि आप इस मसले पर यहां गलत है। लेकिन हम एक ऐसी सरकार जो दिल्ली में बैठी हो, जो लोकतंत्र की गला घोटे, आंदोलनों एक्टिविस्टों को जेल में भेजे, यूएपीए लगाए, इनकाउंटर करे, फेक इनकाउंटर करे, दलित पिछड़े आदिवासियों को हर तरफ से दमन करे, सामाजिक न्याय की हत्या करे, आरक्षण को खत्म करे, निजीकरण करे, उनको हटाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो कम से कम मैं उस जगह पे खड़ा होऊंगा कि कोई रोजगार की बात कर रहा है और एजेंडा सेट कर रहा है कि बिहार का चुनाव रोजगार के एजेंडे पर होगा। तो मैं इस पूरे खांचे में, जो राजनीति का खांचा है, जो चुनावी राजनीति का खांचा है, इसमें देखता हूं तो मुझे एक स्पष्ट वैचारिकी के साथ इन उम्मीदों के साथ खड़ा होना पड़ता है, जो बिहार से लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी, सामाजिक न्याय विरोधी ज्यादा खतरनाक ताकत को सत्ता से अपदस्थ करने की क्षमता रखते हैं। जब चुनाव बीत जाएगा तो हम और आप जो किसी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं है, जब तक नहीं है तब तक हमेशा हर सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। यह हमारा नागरिक धर्म है। यह मेरा स्पष्ट मानना है कि हमें इस तरीके से इस पूरे विमर्श को देखना होगा। अगर हमारे सामाजिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन फूले अंबेडकर पेरियार के नाम पर चुनाव में वोट दिलवा सकते हैं, तो हमारे नेता मजबूर होंगे कि वो फूले अंबेडकर पेरियार के नाम पर वोट मांगे। लेकिन कई बार फूले अंबेडकर पेरियार के वारिस जो 85% बहुजन है, वो फूले अंबेडकर पेरियार के नाम पर वोट देने के लिए ही एकजुट नहीं है, बौद्धिक तौर पर सक्षम नहीं है, सचेत नहीं है, और वो उस स्तर तक पहुंचे नहीं है। इसमें दोष हमारा भी है कि हम सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों को तवज्जो नहीं देते, और हमसे ज्यादा दोष इन राजनीतिक दलों का भी है जिन्होंने असल में कोई सामाजिक न्याय बहुत ठोस ढंग से नहीं किया। लेकिन अगर चुनावी राजनीति से चीजें बदलती हैं, तो वहां आपको कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता लेना पड़ रहा होगा। चुनावी राजनीति में सामाजिक आंदोलन और सांस्कृतिक आंदोलन अपने तेवर, अपने वैचारिक रास्ते, अपनी भूमिका के साथ हमेशा जारी रहेंगे, और मैं हमेशा उसके पक्ष में खड़ा हूं। कल को ये सरकारें गलत करेंगी तो हम इनके खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन आज अगर आप इस चुनाव में मेरी राय पूछेंगे तो मैं तो इन्हें हराने की बात करूंगा। इसलिए मेरी राय स्पष्ट है कि आपको चुनाव की राजनीति के व्याकरण जब तक नहीं बदल जाते, जब तक लोग इस बात पर सचेत होकर के फूले अंबेडकर पेरियार, सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना, 85% लोगों के लिए 85% आरक्षण की बात करने के नाम पर अगर वोट देकर के सरकार बनाने में सक्षम होते, तो ये चुनावी राजनीतिक दल मजबूर होकर के इसकी बात करते। या गंभीर बात कह रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा, ये सारे चुनावी राजनीतिक दल हाशिए पर चले जाते हैं और समाज के बीच से एक नया नेतृत्व, नया कांशी राम, नया कर्पूरी ठाकुर, नया जगदेव प्रसाद कुशवाहा, रामस्वरूप वर्मा, ललई यादव खड़ा हो जाता, और वह इस राजनीति को बदल कर रख देता। इसलिए ये क्लोजिंग रिमार्क मेरा यह है कि हमारे जैसे लोगों का दो तरफा काम है, और मैं इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूं। अगर आपको चुनावी राजनीति में जाना है तो तब तक आप चुनावी राजनीति को उसी खांचे की मजबूरी के साथ कैलकुलेट करेंगे जिसमें वोट में बहुमत जिसके साथ है वो सरकार बना रहा है। तो उसमें हम कम से कम उन्हें हराएं जो हमारे विचार को पूरी तरह से नस्त नाबूद कर देने पर आमादा है, और दूसरी तरफ लगातार हमें वह अपनी जनता के बीच काम करना है। हमें अभी अपनी जनता के बीच फूले अंबेडकर पेरियार को लेकर चलना है। ललई सिंह यादव, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, रामस्वरूप वर्मा, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, राम मनोहर लोहिया, मान्यवर कांशी राम के विचारों को भी ले चलना है जनता तक, और जनता को इतना ताकतवर बना देना है कि अपने नेता को मजबूर करे कि तुम करो लोहिया की बात, तुम करो जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर की बात, तुम करो फूले और अंबेडकर पेरियार की बात, हम वोट देकर के तुम्हें सरकार बनाएंगे, हम 85% एकजुट है। जब तक यह दृश्य नहीं आ जाता कि वो 85% एकजुट होकर के सरकार बनाने लायक है, तब तक हम कितने दिन राजनीतिक दलों से शिकायत करेंगे?
हम उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन असली काम पर हमारी पूरी ऊर्जा लगेगी कि हम नए फूले अंबेडकर पेरियार के वारिस पैदा करें और बदलने राजनीति के व्याकरण को कि जाति जनगणना पर चुनाव हो और पूर्ण बहुमत की सरकार 85% लोगों की बने। तो सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन के काम चलते रहेंगे। वो किसी की भी सरकार हो, अगर वह सामाजिक न्याय विरोधी काम करेगी तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। वह किसी की भी सरकार हो, हम तमाम वे सवाल जो आम जनता के सवाल है, सामाजिक न्याय के सवाल है, उन पे उनसे भी सवाल पूछेंगे। लेकिन चुनावी राजनीति की सीमाओं के बीच आपको वह पक्ष चुनना होगा जिसका लाभ सामाजिक न्याय विरोधी और सत्ता विरोधियों के पास न जाए।